प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आपके सब्जेक्ट कोड 907 की। इससे पहले 901, 902, 903, 904, 905, 906 और 907 तक का आप सब्जेक्ट देख रहे हैं, जिसका नाम है पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण। ये सारे सब्जेक्ट आपको वन शॉट वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराया जा चुका है। सभी वीडियो को एग्जाम से पहले पढ़ लेना। 907 तक आप सभी का कंपलसरी सब्जेक्ट है, यानी कि आपको उनके सभी एग्जाम देने ही देने हैं 907 तक। 908 से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट शुरू होते हैं, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। और जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि आपको जब भी नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स के लिए आप 8469022568 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अपने क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए होगा, जब एग्ज़ाम हो जाएगा तो आप अपना क्वेश्चन पेपर साफ साफ पीडीएफ बना के, फ़ोटो खींच करके पीडीएफ बना करके हमारे इसी व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, जिस नंबर को मैंने आपको बताया है, 8469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर नोट्स के लिए भी कांटेक्ट करें, और जो आपका एग्ज़ाम पेपर सॉल्यूशन के लिए इसी पर भेजना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि की इकाई क्या है। तो ध्वनि की इकाई पूछा गया है, तो ध्वनि की इकाई होती है जो, उसको हम डेसिबल बोलते हैं, जिसको डीबी के नाम से शॉर्ट फॉर्म में डीबी, इंग्लिश में डीबी बोलते हैं, जैसे मीटर को एम एम बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसीलिए डीबी जो है डेसिबल की इकाई है, और इसको ध्वनि मापने के लिए किया जाता है। ये एसआई इकाई इकाई अगर पूछे ध्वनि की एसआई इकाई क्या होती है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर होती है, वाट प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। डेसिबल का उपयोग क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता या स्तर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आकाशगंगा क्या है, आकाशगंगा एक विशाल स्पाइरल आकाशीय संरचना है, जिसमें असंख्य तारे, ग्रह, धूल, गैस, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड गुरुत्वाकर्षण बल से एकत्रित होते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से जो है बंधे रहते हैं। हमारा सौर मंडल भी आकाशगंगा का ही एक हिस्सा है। ठीक है। IUCN का पूरा नाम लिखिए, तो IUCN को हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है, इसका पूरा नाम है। तो आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता, संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार को विकसित करना है, ताकि वे पर्यावरण की समस्याओं को समझ सकें, उनका समाधान खोज सकें और टिकाऊ यानी कि सस्टेनेबल जीवन शैली शैली जो है अपना सकें। तो ये होता है इसका मुख्य उद्देश्य। अगर ये 1 नंबर में पूछता है तो इतना बहुत लिखना है, और 2 ढाई नंबर का 3 नंबर का पूछता है तो मुख्य उद्देश्यों को जो है आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, समस्या पर्यावरण की समस्याओं को समझने की क्षमता में विकास करना, पर्यावरण संरक्षण के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और मूल्य विकसित करना, उत्तरदायित्वपूर्ण क्रियाएं अपनाने की प्रेरणा देना, स्थायी विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना को बढ़ावा देना। ठीक है। मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए, तो मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और व्यवहार में हुई प्रगति का निर्धारण किया जाता है, यानी कि आकलन किया जाता है। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना ही नहीं, बल्कि यह जानना भी है कि बच्चे ने क्या, कितना और कैसे सीखा है। इससे शिक्षक को यह निर्णय में सहायता मिलती है कि अगला शिक्षण किस दिशा में आगे बढ़े, जो आगे पढ़ाया जाए वो कैसे पढ़ाया जाए। इसके बाद जो है पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ एवं क्षेत्र लिखिए, तो पर्यावरणीय शिक्षा का अर्थ क्या होता है। पर्यावरणीय शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों में प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति समझ, संवेदनशीलता और सुरक्षा की भावना विकसित की जाती है। इसका उद्देश्य पर्यावरण पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को समझना, उनका समाधान खोजना तथा सतत विकास को प्रोत्साहित करना होता है। पर्यावरण नीय शिक्षा के क्षेत्र कौन कौन से, इसमें क्षेत्र पूछा है, तो हम बता सकते हैं ये मुख्य क्षेत्र हैं, प्राकृतिक पर्यावरण, प्रदूषण और इसके नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, जैव विविधता एवं पारिस्थितिक तंत्र, जलवायु परिवर्तन एवं वैश्विक संकट, पर्यावरणीय नैतिकता एवं जागरूकता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये सारे के सारे जो है इसके क्षेत्रों में शामिल होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सारे क्षेत्र याद हो, कम से कम 5 से 6 क्षेत्र आपको जरूर याद रखने हैं। इसके बाद जो है प्रकृति का महत्व समझाइए, तो प्रकृति का तात्पर्य उस संपूर्ण प्राकृतिक जगत से है जिसमें पृथ्वी, वायु, जल, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, नदियां, मौसम और समस्त जैव एवं अजैव घटक शामिल होते हैं। जैव मतलब जो जिंदा है वो, और अजैव मतलब जो जिंदा नहीं है, यानी कि चाहे टेबल हो, कुर्सी हो, लकड़ी हो, फर्नीचर हो, ये सारी चीजें आती हैं। यह जीवन का मूल आधार है। प्रकृति जो है हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि हम प्रकृति जिस
पृथ्वी पर रहते हैं, ये अपने आप में एक एनवायरनमेंट है, एक प्रकृति है, ठीक है, एक नेचर है। प्रकृति का महत्व अगर आपसे पूछेगा तो इसमें आप बताएंगे महत्व, ठीक है। तो प्रकृति का महत्व क्या क्या होता है? जीवन का आधार होता है प्रकृति, ठीक है। प्रकृति संतुलन बनाए रखना, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना भी इस प्रकृति का महत्व है। सौंदर्य और मानसिक शांति का स्रोत है, शिक्षा और प्रेरणा का साधन है, आर्थिक संसाधनों का स्रोत है, पर्यावरणीय स्थिरता के लिए आवश्यक है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? तो पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यह मनुष्य को प्रकृति के महत्व, पर्यावरणीय समस्याओं, उनके कारणों और समाधानों के प्रति जागरूक बनाती है, ठीक है। पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता के प्रमुख कारण अगर हम आप बोले, ये क्यों है, ये लिखा है, अगर ये एक नंबर का क्वेश्चन है तो ऊपर वाला लिखना है, लेकिन आपको ज़्यादा क्वेश्चन आपको बड़ा कर दे तो आपको बताना है प्रमुख कारण ये हैं पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता के। पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने के लिए, प्रदूषण की समस्या को समझने के लिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए, सस्टेनेबल जीवन शैली अपनाने के लिए, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक संकट से निपटने के लिए, मानवीय और नैतिक मूल्यों के विकास के लिए, भावी पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में मेधा पाटकर का योगदान लिखिए। तो मेधा पाटकर एक प्रसिद्ध समाज सेवी, पर्यावरण कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक हैं। उनका कार्य पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। उनका जो योगदान है वो हम बता सकते हैं। उनका पहला योगदान जो था, जो महत्वपूर्ण योगदान है जिसके लिए उनको जाना जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद जो है इन्होंने पर्यावरणीय जागरूकता फैलाया है, साथ ही साथ वैकल्पिक विकास मॉडल का भी समर्थन किया है, जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए भी कदम उठाए हैं, संघर्ष किया है। रुक्षांश क्या है, इसका महत्व बताइए। तो रुक्षांश भोजन का वह भाग होता है जिसे पाचन तंत्र नहीं पचा सकता। यह मुख्यतः रेशों से युक्त होता है, यानी इसकी फाइबर इसमें होती हैं, और पौधों के कोशिका भित्ति यानी सेल वाल से प्राप्त किया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का एक अविघटनीय भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट का अविघटनीय, जिसको विघटित नहीं किया जा सकता, जिसको खत्म नहीं कर सकता, वो जो है ये भाग होता है। रुक्षांश के स्रोत क्या हैं? तो हरी सब्जियों से मिलता है हमें फाइबर, यानी कि रेशे हमें हरी सब्जियों से, साबुत अनाज से, चौकस से, बीन से, दालों से मिलता है, ठीक है। रुक्षांश का महत्व क्या है? तो महत्व हम बता सकते हैं, ये पाचन में सहायक होता है, कब्ज से बचाव करता है, पेट को साफ रखने में सहायक होता है, मधुमेह और हृदय रोगों से सुरक्षा करता है, वजन में नियंत्रण के लिए लाभकारी है। इसके बाद जो है प्रोटीन के स्रोत एवं कार्य लिखने। तो प्रोटीन के बहुत सारे स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से मतलब हमें प्रोटीन मिलते हैं? तो दालों से मिलता है, सोयाबीन से मिलता है, चना से मिलता है, मूंगफली से, दूध से, अनाज से, सूखे मेवे से, इन सभी से मिलता है। ये सब जो है शाकाहारी चीज़ें हैं। मांसाहारी से भी हमें प्रोटीन मिलता है, जिसमें अंडा है, ये भी प्रोटीन का स्रोत है। मछली है, मांस है, अंडे के सफ़ेद भाग हैं, समुद्री आहार जो सी फूड जिसको बोलते हैं, उनसे भी प्रोटीन मिलता है। इसके अलावा प्रोटीन के कार्य जो है वो क्या है? जो शरीर में हमारी जो वृद्धि होती है उसमें सहायक होता है, ऊतकों की मरम्मत करता है, ठीक है, हमारे घाव वाव होते हैं उनको भरता है, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करता है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, और साथ ही साथ ऊर्जा भी हमें प्रदान करता है। पर्यावरण निबंध लेखन प्रतियोगिता हेतु कोई 4 विषयों के नाम लिखिए। कि अगर आप पर्यावरण निबंध करवाएंगे कक्षा में तो विद्यार्थियों को कौन कौन से विषय देंगे आप? तो आप उनको विषय दे सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर निबंध लिखिए, ठीक है। जल ही जीवन है पर निबंध लिखिए। वायु प्रदूषण कारण और समाधान पर निबंध लिखिए। पृथ्वी बचाओ जीवन बचाओ पर निबंध लिखिए। प्लास्टिक प्रदूषण उसका दुष्प्रभाव पर निबंध लिखिए। पर्यावरणीय शिक्षा का महत्व पर निबंध निबंध लिखिए। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट पर निबंध लिखिए। तो ये हम जो है पर्यावरण निबंध के लेखन प्रतियोगिता में ये सारे सब्जेक्ट को जो है चूज कर सकते हैं, इन विषयों को हम बता सकते हैं। इसमें से 4 आपको लिखने हैं, एग्जाम में 4 पूछा है तो 4 ही आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे 10 दिए हुए हैं। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है पर्यावरण वाद विवाद प्रतियोगिता हेतु कोई 2 विषयों के नाम लिखिए। बहुत सारे विषय मैंने लिखे हैं, आपसे 2 पूछेगा तो 2 ही आपको बताने हैं। वाद विवाद यानी कि मैं तर्क करूंगा, दूसरा आंसर देगा, दूसरा तर्क करेगा, मैं उसको आंसर दूंगा, यानी हम 2 जने आपस में बहस करेंगे, उसी को वाद विवाद बोलते हैं। मैं कुछ बोलूंगा कि हाँ प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं, तो वो बोलेगा नहीं प्रधानमंत्री अच्छे नहीं है। मैं बोलूंगा प्रधानमंत्री इसलिए अच्छे हैं, तो वो बोलेगा प्रधानमंत्री इसलिए अच्छे नहीं है। तो ये वाद विवाद होता है, मैं सही बोलूंगा वो गलत बोलेगा, वो गलत बोलेगा मैं सही बोलूंगा, इस तरह से हम जो है एक दूसरे की बातों को काटेंगे, उसी को वाद विवाद हिंदी में, इंग्लिश में डिबेट बोलते हैं, ठीक है। और जो है इसमें कौन कौन से हम वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए कौन से विषय दे सकते हैं बच्चों को? तो विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। विकास हो रहा है और पर्यावरण संरक्षण, उसमें क्या महत्वपूर्ण जो है हम बातें कर सकते हैं आपस में। प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध उचित है या अनुचित है, ठीक है। स्वच्छता की जिम्मेदारी सरकार की है या नागरिकों की?
तो दो आदमी हम आपस में बात करेंगे, मैं बोलूंगा नहीं नागरिकों की जिम्मेदारी है, वो बोलेगा नहीं सरकार की जिम्मेदारी है, तो उस पर हमारा तर्क वितर्क होता रहेगा। तो ये सारे के टॉपिक है जिसको हम दे सकते हैं विद्यार्थियों को लिखने के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए। 2 विषय पूछा है मैंने, आपको 8 विषय दिए हैं, चाहे आप कोई सा भी लिख सकते हैं या विद्यार्थियों को सजेस्ट कर सकते हैं। नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल क्या है? तो नेशनल एनवायरनमेंट ट्रिब्यूनल बिल 1992 में पारित किया गया था। ये एक विधेयक है जिसे भारत सरकार ने उन व्यक्तियों को न्याय और मुआवजा प्रदान करने के उद्देश्य से पेश किया था जो खतरनाक और विषैले रासायनिक दुर्घटनाओं के कारण प्रभावित होते हैं। ठीक है, जिनको खतरनाक गैस लग जाती है या विषैले रासायनिक कारण के साथ उनकी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है शरीर में, अंगों में, कुछ भी, तो उनको जो है मुआवजा देने के लिए और उनको न्याय देने के लिए जो है इस बिल को पारित किया गया था 1992 में। यह विधेयक पर्यावरण संरक्षण, जनहित सुरक्षा और त्वरित न्याय के उद्देश्य से लाया गया था। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कार्य लिखिए। तो इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ठीक है, यह जो है भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत जो है कार्य करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में है, ध्यान रखना है आपको। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो ये कुछ कार्य हैं जिनको हम बता सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है प्राणी विविधता का सर्वेक्षण करना, प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करना, यानी कि कौन कौन सी नई नई प्रजातियां हैं उनको पहचानना और उनका वर्गीकरण करना कि उनको पेड़ों में रखा जाए या पौधों में रखा जाए या जानवरों में रखा जाए। विलुप्त प्राय और संकटगत प्रजातियों की सूची बनाना, यानी कि जो विलुप्त प्राय, यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं, जो आज पहले डायनासोर जैसे होते थे अब डायनासोर नहीं होते, तो विलुप्त प्राय हो गई। और संकटग्रस्त जातियां वो है जो अभी लुप्त होने वाली हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ अभी जो है ब्लैक बग नहीं पाया जाता, जिसको काला हिरण बोलते हैं, वो नहीं पाया जाता, उसको बहुत ही कम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे टाइगर खत्म होते जा रहे हैं, टाइगर जो है टाइगर के लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, सेव द टाइगर के परियोजना भी चली है ना, बाघ परियोजना जिसको बोलते हैं। तो इस तरह की परियोजनाएं चल रही हैं जो संकटगत प्रजातियां हैं, जानवर हैं, उनको बचाने के लिए, चाहे पेड़ पौधे हैं उनको ही बचाना। प्राणी संरक्षण हेतु सलाह देना, प्रकाशन का कार्य करना, जो भी रिपोर्ट्स ये बनाएंगे उसको, रिपोर्ट्स को जीव जंतुओं पर आधारित वो जो उनको प्रकाश करेंगे कि भाई प्रकाशित करेंगे ताकि सबको जानकारी मिल सके। शोध कार्य करना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से समन्वय बताना बनाना। ठीक है, इसके अलावा जो है पर्यावरण शिक्षा, पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा है, स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण शिक्षा जो है ये पर्यावरण के माध्यम से होता है, स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का आशय क्या होता है? पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा का आशय है कि शिक्षण ऐसी विधियों से हो जो छात्रों को स्वयं पर्यावरण के संपर्क में लाए ताकि वे प्रत्यक्ष अनुभव से सीख सकें। यह दृष्टिकोण बालक को प्रकृति के निकट लाता है और उसे अनुभवात्मक गतिविधि आधारित और प्रयोगात्मक शिक्षा जो है प्रदान करता है। इसको हम स्पष्ट कर देंगे भाई, इसको स्पष्ट बोला है इसने, स्पष्टीकरण दीजिए। पर्यावरण शिक्षा जो पर्यावरण के माध्यम से शिक्षा होती है, तो स्पष्टीकरण हम बता सकते हैं कि अनुभवनात्मक अधिगम होता है, यानी कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होती है। यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है, पेड़ों का, पौधों का आकलन करते हैं, नदी नदी किनारे अध्ययन करते हैं, पक्षियों को देखते हैं, जो हर चीज़ है उसको देख करके, एक चित्र देखना और एक साक्षात देखना, तो अनुभव करके है जो हम सीखते हैं। स्थानीय परिवेश का उपयोग करते हैं। ठीक है, बगीचे का, खेत का, तालाब का। सहज जिज्ञासा का विकास हो जाता है। ठीक है, जिसमें प्रश्न पूछने का, ठीक है, उसको समझने की इच्छा का जो है वो हमारे अंदर डेवलप होती है। मानवीय और नैतिक मूल्य का विकास होता है। ठीक है, और सक्रिय भागीदारी और व्यवहार परिवर्तन भी देखने को मिलता है। इसके बाद जो है पर्यावरण पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? पाठ्यक्रम के निर्माण, यानी कैसा पाठ्यक्रम बनाए जो पर्यावरण को पढ़ने में इंटरेस्टिंग हो, सभी के लिए सही हो, वही सिद्धांत हमें बताने हैं। तो हम बता सकते हैं जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो उम्र, रुचि, पेशे, अनुभव और आवश्यकताओं को ध्यान में रख के होना चाहिए, जिसमें प्रकृति के प्रति समझ, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी विकसित हो। उसके कुछ सिद्धांत जो है इस तरह से है कि जो पर्यावरण का पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित सिद्धांत पे होना चाहिए, स्थानीयता और प्रासंगिकता सिद्धांत के आधार पे होना चाहिए, अनुभवात्मक अधिगम के सिद्धांत पे होना चाहिए, समग्रता का सिद्धांत होना चाहिए उसमें, संवेदनशीलता और नैतिक मूल्यों का विकास वाला सिद्धांत होना चाहिए, क्रमबद्धता और निरंतरता होनी चाहिए, लचीलापन और परिवर्तनशीलता होनी चाहिए, सक्रिय सहभागिता का सिद्धांत होना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत है जिसमें से 4-5 सिद्धांत आपको एग्जाम में लिखने होंगे अगर ये 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो। प्राकृतिक आपदा क्या है? इसका प्रबंधन लिखिए। तो प्राकृतिक आपदा वे विनाशकारी घटनाएं होती हैं जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती हैं और जिनसे मानव जीवन,
संपत्ति, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को गंभीर क्षति पहुंचती है, गंभीर नुकसान पहुंचता है। जैसे कि उदाहरण के लिए आप पर्यावरणीय यानी प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है, भूकंप हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, सूखा पड़ जाए, चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए, भूस्खलन यानी मिट्टी सड़क जाए, सड़क पे चलते चलते कहीं से किनारों से, आपने देखा होगा उत्तराखंड में ज़्यादा होते हैं, पहाड़ी एरियो में ज़्यादा होता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंध जो है क्या होता है, प्राकृतिक आपदा प्रबंध जो है इसका तात्पर्य है आपदा से पहले या उसके दौरान या बाद में किए जाने वाले उपाय, ठीक है ना, जिससे हानि को कम किया जा सके, जो होने वाली हानि है उसको कम किया जा सके आने वाले समय में। तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, आपदा पूर्व तैयारी, यानी कि जोखिम से पहले जो भी आपदा आएगी, बाढ़ आएगी, सूखा आएगी, उससे पहले हम तैयारी कर लेते हैं। इसीलिए हम, हमारी सरकार जो है अन्न का भंडार करके रखती है, कभी सूखा पड़ जाए तो जहाँ पे बाढ़ आ जाए। अभी देखा होगा पिछले साल उड़ीसा में, बिहार में बाढ़ आए थे, तो वहाँ के लोगों के लिए अनाज बांटे गए थे, हेलीकॉप्टर से गिराए जाते हैं। तो आपदा पूर्व तैयारी रखी जाती है, अनाज को हम जो है एक स्टोर में रखते हैं ताकि आने वाले समय में जो है उसको बांटा जा सके। इस तरह से आपदा के समय की क्रियाएं ये हो जाता है आपका, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनका प्रबंध कैसे कैसे कर सकते हैं। तो आपदा पूर्व तैयारी कर सकते हैं, आपदा के समय की क्रियाएं कर सकते हैं, आपदा उपरांत पुनर्वास यानी रहने का जो है जगह दे सकते हैं, ये सब चीज़ें। इसके अलावा जो है इसमें पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक जो है वो क्या करेगा, जागरूकता का संचार करेगा, व्यवहार में परिवर्तन लाएगा। उसके अलावा जो परियोजना और गतिविधियों का संचालन करेगा, सह शैक्षिक गतिविधियों द्वारा संदेश देगा, अनुकरणीय व्यवहार अपनाएगा, स्थानीय समस्याओं पर ध्यान देगा। तो इस तरह की जो है विचार अपना सकता है शिक्षक। अधिगम के क्षेत्र में जे ब्रूनर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो जे ब्रूनर का योगदान जो है ये है कि वह एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किए। उन्होंने शिक्षा को सक्रिय, अनुभव आधारित और खोज पर आधारित जो है आधारित बनाने का प्रयास किया था शिक्षा को। अधिगम के प्रस्तुतिकरण के तीन उन्होंने मोड दिए थे। उसमें जो है इनका तीन मोड जो है, एक तो क्रियात्मक था, एक प्रत्यक्षदर्शी था और एक प्रतीकात्मक था। क्रियात्मक जो है जिसमें बच्चे करके सीखते हैं, पर प्रत्यक्षदर्शी वो है जो जिसमें बच्चा चित्रों और चित्रात्मक रूपों से सीखता है, और प्रतीकात्मक जो होता है उसमें भाषा, चिन्ह और प्रतीकों द्वारा सीखता है। ये तो केवल प्रस्तुतिकरण के तीन मोड हैं। पहला जो है अधिगम के प्रस्तुतिकरण के तीन मोडों के द्वारा सीखता है। दूसरे में जो है खोज आधारित अधिगम को लिया गया है। तीसरे में जो है स्पाइरल कम्युनिकेशन करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम को लिया गया है। और चौथे में प्रेरणा और जिज्ञासा का महत्व लिया गया है। पांचवें में संरचनात्मक अधिगम को लिया गया है। तो ये जे ब्रूनर के जो है अधिगम सिद्धांत हैं, किसमें से जो आपका अधिगम को विकसित करने के लिए अधिगम के क्षेत्र में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें पूछा गया है अधिगम के क्षेत्र में वाइगोत्स्की के योगदान का वर्णन करना है। तो ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने यह माना कि बच्चों का अधिगम जो है केवल व्यक्तिगत प्रक्रिया नहीं होती बल्कि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रिया भी है, ठीक है। अब उनका योगदान क्या है, उन्होंने बोला है कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत अपनाना चाहिए, साथ ही साथ समीपस्थ विकास क्षेत्र जो है हमारा होना चाहिए, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं। इसके फोल्डिंग को अपनाया है उन्होंने, ठीक है। शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करता है जो धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जैसे बच्चा स्वतंत्र रूप से कार्य करना सीखता जाता है। इसके अलावा जो है भाषा की भूमिका के ऊपर भी उन्होंने सीखने में जोर दिया है, और सांस्कृतिक और अधिगम जो है संस्कृति और अधिगम के ऊपर भी जोर दिया हुआ है। व्यक्तिव्रत क्या है, इसकी रूपरेखा लिखिए। व्यक्तिव्रत वह विधि है जिसके माध्यम से किसी छात्र, शिक्षक या विशेष परिस्थिति का विस्तृत अध्ययन कर उस पर रिपोर्ट तैयार की जाती है। यानी किसी भी चीज़ के ऊपर विस्तृत अध्ययन किया जाए, बड़े पैमाने पर अध्ययन किया जाए, चाहे वो छात्र के ऊपर हो, चाहे शिक्षक का अध्ययन करना हो या छात्र का अध्ययन करना हो या किसी विशेष परिस्थिति का अध्ययन करना हो, तो उसी को हम व्यक्तिव्रती बोलते हैं या व्रत बोलते हैं। व्यक्तिव्रत की रूपरेखा कैसी होती है, इसमें हम पहले परिचय यानी कि अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति या विषय का विवरण लेंगे, ठीक है। फिर अध्ययन की आवश्यकता और उद्देश्यों को समझेंगे। फिर उसके बारे में फिर सामान्य जानकारी लेंगे कि जैसे कि नाम, आयु, लिंग, कक्षा, विद्यालय है। फिर पारिवारिक, सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि कैसा, उसका परिवार में कैसे लोग हैं, कैसा वातावरण है, ये सारी चीज़ें। फिर समस्या की पहचान करेंगे, जिस व्यक्ति का हम अध्ययन करने जा रहे हैं या किस समस्या का जिस विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं उसकी समस्या क्या है ना, और वो कैसी समस्या दिखाई देती है हमारे को, जटिल है या नॉर्मल है या फिर ठीक है। समस्या अगर है तो कौन सा कारण है, उस समस्या का शारीरिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, शैक्षणिक, कौन से कारण हैं।
फिर समस्या का क्या प्रभाव है छात्र के व्यवहार पर, अध्ययन पर या सामाजिक जीवन पर। फिर जो समाधान करेंगे उसका प्रयास कैसा कौन करेगा, शिक्षक, अभिभावक और विशेषज्ञ द्वारा किए गए प्रयासों को शामिल कर सकते हैं, किसका प्रयास इसमें शामिल होगा। फिर परिणाम जो है उस प्रयास का क्या हुआ है, ठीक है, और सुझाव जो है फिर लास्ट में आप क्या दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम ये सारे स्टेप अपनाएंगे व्यक्ति व्रत की रूपरेखा में। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए आयोजित की जा सकने वाली विभिन्न प्रकारों की प्रतियोगिताओं का वर्णन कीजिए। जो कंपटीशंस आप जो है मिडिल लेवल स्टूडेंट्स के साथ आयोजित कर सकते हैं, तो कौन कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जिसको आयोजित कर सकते हैं। जो माध्यमिक स्तर होता है 6 से 8वीं तक के कक्षा के लिए होता है, तो इसमें हम जो है बहुत सारी प्रतियोगिताओं का जो है यहाँ पर आयोजन कर सकते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण आधारित प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, भाषा एवं साहित्य प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, उसके अलावा कला एवं रचनात्मक प्रतियोगिताएं हो सकती है, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं हो सकती हैं, खेल वाली हो सकती हैं, और सामाजिक और नैतिक प्रतियोगिताएं भी हो सकती हैं। इसमें से कोई भी आपको 5-6 याद रखनी है। इसके बाद जो है मूल्यांकन प्रक्रिया के विभिन्न पदों का वर्णन कीजिए। तो मूल्यांकन प्रक्रिया में हम कौन कौन से पद या चरण लेंगे या स्टेप्स लेंगे उनका हमें वर्णन करना है। तो शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, मूल्यांकन विधियों का चयन करेंगे, भाई कौन सी मूल्यांकन विधि हमें अपनानी है, प्रश्नोत्तरी विधि या प्रोजेक्ट कार्य या अवलोकन विधि या मौखिक परीक्षण, कौन सा विधि हम उपयोग करेंगे। डेटा को संग्रहित करेंगे, डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करेंगे, प्रतिक्रिया और सुधार देंगे, ठीक है, और उसके अलावा पूर्ण मूल्यांकन की आवश्यकता होगी तो वो भी करेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं। विद्यार्थी की प्रगति का आकलन करना, शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, उचित फीडबैक प्रदान करना, शिक्षण सुधार हेतु निर्णय लेना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना कि कौन लोअर है, कौन मिडिल है, कौन हाई लेवल पे है सीखने में, भविष्य की योजना बनाना, प्रेरणा प्रदान करना इत्यादि। इसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या है, वर्णन कीजिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक ऐसा मूल्यांकन प्रक्रिया है जिसमें छात्र की समग्र प्रगति का मूल्यांकन निरंतर और विविध क्षेत्रों में किया जाता है। इसमें केवल शैक्षणिक प्रदर्शन ही नहीं बल्कि सह शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे कि भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और शारीरिक विकास को भी महत्व दिया जाता है। सतत का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, यह मूल्यांकन प्रक्रिया वर्ष भर चलती है, सतत में वर्ष भर चलती है। शिक्षण के साथ साथ मूल्यांकन भी किया जाता है और छात्रों की सीखने की गति, रुचि और कठिनाइयों को समय समय पर मापा जाता है। व्यापक मूल्यांकन का अर्थ की बात करें तो यह मूल्यांकन छात्र के समग्र व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रख के किया जाता है, केवल पढ़ाई पे नहीं, उसके अन्य क्षेत्रों में भी किया जाता है। केवल परीक्षा के अंकों पर आधारित ना होकर गतिविधियों पर, व्यवहार पर, नैतिक मूल्यों पर, समूह कार्य कैसा कर रहा है, इनका भी मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसीलिए इसको व्यापक बोलते हैं, बहुत बड़े स्तर पे। इनकी विशेषताएं क्या होती है, तो ये निरंतरता होती है, समग्रता होती है, सहभागिता होती है, रचनात्मक गतिविधियां होती हैं, फीडबैक आधारित होते हैं। इन मूल्यांकनों का उद्देश्य क्या होता है सीसीई का, तो परीक्षा के दबाव को कम करना है, छात्रों में आत्मविश्वास और सहभागिता की भावना को विकसित करना, शिक्षकों को छात्रों की वास्तविक क्षमता को समझने का अवसर देना और शिक्षा को रोचक, सक्रिय और जीवन उपयोगी बनाना। अब टिप्पणी लिखने को बोल सकता है आपसे, पोर्टफोलियो पे बताइए या एनेक्डोटल रिकॉर्ड पे बताइए। तो पोर्टफोलियो क्या होता है उस पर टिप्पणी लिख दीजिए। परिभाषा हम दे सकते हैं, पोर्टफोलियो एक ऐसी फाइल या संग्रह होता है जिसमें किसी छात्र की सीखने की प्रक्रिया, उपलब्धियां, कौशल और विकास से जुड़ी विभिन्न प्रकार की रचनात्मक और शैक्षणिक गतिविधियां समयानुसार संकलित की जाती हैं। मुख्य विशेषता हम बता सकते हैं, यह छात्र के सतत और समग्र विकास को दर्शाता है। इसमें छात्र के द्वारा तैयार की गई कार्य पत्रिकाएं, चित्र, प्रोजेक्ट, लेख, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग आदि शामिल हो सकते हैं। यह आत्म मूल्यांकन और शिक्षक मूल्यांकन दोनों में सहायक होता है। इसका उद्देश्य पूछे तो भी बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, याद रखनी है। छात्र की शैक्षिक प्रगति को एकत्रित करना, शिक्षण की गुणवत्ता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, छात्र की सृजनात्मकता और प्रयास को पहचानना। उसके अलावा जो है आप जो है एनेक्डोटल रिकॉर्ड के बारे में आपसे पूछेगा तो इसकी परिभाषा देंगे। एनेक्डोटल रिकॉर्ड एक प्रकार का अवलोकन आधारित रिकॉर्ड होता है, यानी कि हम अवलोकन करते हैं, यानी कि बच्चे के ऊपर देखते रहते हैं, नज़र रखते हैं, जिसमें छात्रों के व्यवहार, यानी कि कब उसने उसको गलत कहा, कब किससे झगड़ा किया, कब किसी ने उसकी सराहना की, कब उसको किसी ने शाबाशी दी, कब उसने किसी को पीटा। तो ये जो गतिविधियां कर रहा है, जो समाज समाज में रह करके विभिन्न घटनाओं पे वो कैसा
अपना फीडबैक दे रहा है, इस चीज़ों का जो है हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है, ये छात्रों के विशेष व्यवहार और घटना पर आधारित होता है। देखिए, अवलोकन वास्तविकता पर आधारित और बिना पूर्व योजना के होता है, यानी कि योजना नहीं होती कि जाकर के वो मार देगा, अचानक से उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं इसमें। और इसे शिक्षक क्लास में या गतिविधि के दौरान संक्षिप्त रूप में नोट करता रहता है, यानी कि ये जो है आपके साल भर या महीने में नहीं, ये रोजीना भी होती रहती है, क्लास में भी हो सकती है, वो कुछ काम कर रहा है तब भी हो सकती है, यानी कि ये हर समय होती रहती है। ये वाली जो रिकॉर्डिंग है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो हम लिखते हैं, ये हमें हमेशा होती रहती है और इसके उद्देश्य भी हैं। पर्यावरण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण के बहुत सारे प्रकार हैं, जिसमें आपका प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जैवमंडल आते हैं। फिर कृत्रिम पर्यावरण है, जिसको हम आर्टिफिशियल यानी मानव निर्मित। तो इसमें भवन है, सड़कें हैं, पुल है, औद्योगिक क्षेत्र और वाहन आदि हैं, ये मानव के द्वारा बनाए गए हैं। भौतिक पर्यावरण जिसमें पृथ्वी के द्वारा ही बनाया गया है, जिसमें पर्वत, नदियाँ, मिट्टी, जलवायु, मौसम होता है। जैविक पर्यावरण ये भी जो है प्रकृति के द्वारा ही है, जिसमें मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव होते हैं। और सामाजिक पर्यावरण जिसमें हम रहते हैं, जिस समाज में जिसकी शैली होती है, रीति रिवाज होती है, भाषा होती है, संस्कृति होती है, मान्यता होता है, धर्म होता है, वो वाला पर्यावरण। इसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इसके प्रबंध का वर्णन कीजिए। तो अपशिष्ट पदार्थ को हम बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद अनुपयोगी हो जाते हैं, यानी कि हम एक बार यूज करते हैं और उसके बाद उसको दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, वही अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिन्हें त्याग दिया जाता है। इन्हें ही अपशिष्ट पदार्थ या कचरा कहा जाता है। ये पदार्थ जो है ठोस भी हो सकते हैं, तरल भी हो सकते हैं और गैसीय भी हो सकते हैं। और इन पदार्थों का मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जो है मतलब बुरा असर पड़ता है। अपशिष्ट पदार्थ के प्रकार भी हम बता सकते हैं। घरेलू अपशिष्ट भी होता है, जो कंपनियों से निकलता है। औद्योगिक अपशिष्ट भी हो सकता है, जो खेतों से निकलता है, वो कृषि अपशिष्ट भी हो सकता है। जैव अपशिष्ट भी हो सकता है, जो संक्रमित पदार्थ होते हैं उनसे निकलता है, अस्पतालों से निकलता है, जैसे बैंडेज, सुई, इंजेक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट भी होता है, जिसको ई वेस्ट भी बोलते हैं, जैसे पुराने कंप्यूटर्स, उसके मदरबोर्ड, उसके बैटरी और ये सब चीज़ें है ना। इसके अलावा जो है अपशिष्ट प्रबंध की बात कर रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है इसके प्रबंधन का वर्णन कीजिए। तो अपशिष्ट प्रबंधन हम कैसे करेंगे, तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, जिसको घटाना बोलते हैं। हम कम से कम उसको उत्पन्न करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पुनः उपयोग करेंगे, यानी कि रीयूज करेंगे। आर 3 आर होते हैं, ये इसको बहुत ध्यान से रखना, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पढ़ने को देखने को मिलता है। तो हम उसको कम से कम उत्पादन करेंगे। अगर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो हम बार बार उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस्तेमाल करेंगे, फिर से इस्तेमाल करेंगे, तो उसको हम ई मतलब वेस्ट नहीं बना सकते, यानी कचरा नहीं बनेगा, वो बार बार यूज होता रहेगा। पुनः चक्रण, यानी कि प्लास्टिक, कागज, धातु को जो है कारखानों में पुनः उपयोग के लिए वापस भेज देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, पहले कांच के कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती थी, तो उनको जो है आप यूज करके वापस दुकानदार को दे देते थे, दुकानदार उनको वापस कंपनी वालों को दे देता था, कंपनी वाले वापस उसको साफ करते थे, फिर से कोल्ड ड्रिंक भरते थे और फिर वापस जो है दुकान पे पहुंचाते थे। तो वो होता है रिसाइकलिंग, यानी कि आपने वो पिया और उसको फोड़ फाड़ के फेंक दिया, तो इसको पुनः चक्रण कहा जाता है, यानी कि दोबारा उसको प्रयोग करते रहना, रिसाइकिल चलते रहना। और दूसरा जो है, इसमें हम उपचारात्मक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि खाद बना सकते हैं। ठीक है, पानी को साफ कर सकते हैं, जो गंदा पानी है उसको साफ करके कपड़े धोने के लिए उपयोग कर सकते हैं। संग्रहण और निपटाना, और या फिर हम उसको एक जगह इकट्ठा करें कि गीला अलग हो जाए, सूखा अलग हो जाए, दोनों मिक्स होंगे तो खराब हो जाता है, तो सूखे को अलग कर लें, गीला को अलग अलग कर लें। फिर जहाँ पर हमें डंप करना है कि सूखे को हमें बाहर डाल सकते हैं, गीले को जो है हम कहाँ डाल सकते हैं, तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। कचरा प्रबंध इस तरह का होगा। जल संरक्षण क्या है, जल वर्षा जल संग्रहण एवं जल संभर प्रबंध को समझाइए। तो जल संरक्षण सीधा सा है, जल के स्रोतों को सुरक्षित रखना, जल के दुरुपयोग को रोकना, जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना जो है जल संरक्षण कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल को वर्तमान और भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है। इसका महत्व क्या है, पीने के लिए जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषि और उपयोग के लिए जल की आपूर्ति बनाए रखना, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। वर्षा जल संग्रहण जो है ये क्या होता है, तो यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा वर्षा के जल को एकत्र करके उसका संचयन यानी कि स्टोर किया जाता है, ताकि उसका उपयोग आवश्यकता के समय में किया जा सके। मुख्य विधियां क्या है, तो हम बोल सकते हैं छत पर जल संग्रह कर सकते हैं, भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे जल को संग्रहित किया जा सकता है, स्टोर कर सकते हैं। लाभ क्या होगा, भूमिगत जल में बढ़ोतरी होगी भाई। जल हम जो है अगर इकट्ठा करेंगे, संग्रह करेंगे, तो भूमि का जो है जल वो बढ़ेगा, जल की उपलब्धता में सुधार होगा, सूखे की स्थिति में सहायता मिलेगी। ठीक है, संभर प्रबंध क्या होता है, जल संभर
संभर क्षेत्र वह भूभाग होता है जहां वर्षा का जल एकत्र होकर के किसी नदी, झील या अन्य जल स्रोत की ओर बहता है। जल संभर प्रबंध का अर्थ क्या होता है? उस क्षेत्र में जल, मृदा, वन, फसलों आदि का समुचित और समन्वित उपयोग एवं संरक्षण होता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जल संभर प्रबंध। ठीक है, जहाँ पर जिस क्षेत्र में हम जल को, मृदा को, वन को, फसलों को अच्छी तरीके से और समुचित रूप से जो है उसका उपयोग करें, उसका संरक्षण करें, उसी को जल संभर प्रबंध कहा जाता है। ये मुख्य उपाय क्या हैं इसके जल संभर प्रबंध के? कि हम वृक्षारोपण करें, नाले का प्रबंध करें, हैं, कुंटर फार्मिंग करें, और साथ ही साथ सिंचाई पद्धतियों में हम सुधार करें। लाभ क्या होगा? जल अपवाह कम होगा, यानी जल की बर्बादी कम होगी। मृदा अपरदन रुकता है, यानी कि जो मिट्टी कटाव होता है वो रुक जाता है। कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। ग्रामीण जीवन स्तर बेहतर होता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसमें हमारा जो है पंचायती राज जो होती क्या है? तो पंचायती राज भारत की ग्रामीण शासन प्रणाली है। यानी कि गांव में पंचायती ही राज होता है, नगर पालिकाएं अभी भी नहीं है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की शासन व्यवस्था स्थानीय लोगों द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से चलाई जाती है, यानी सरकारी तरीके से चलाई जाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जो है दर्जा मिला था। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है ग्राम स्तर, जिसको ग्राम पंचायत बोला जाता है। ये सबसे नीचे वाला स्तर होता है, यानी सबसे छोटा स्तर होता है। ग्राम पंचायत का गठन गांव के प्रत्येक वार्ड से चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होता है, जो कि हम सरपंची चुनाव कराते हैं, और इसके अध्यक्ष को जो है हम सरपंच कहते हैं। इसके कार्य क्या होते हैं? साफ सफाई करना, पेयजल की सुविधा प्रदान करना, सड़क निर्माण करना, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य की देखरेख करना, इनका काम होता है। दूसरा जो होता है ये मध्यम स्तर, जिसको हम जनपद पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं। ये ग्राम पंचायत होता है, ये पंचायत समिति या जनपद पंचायत होता है। हैं, यह तहसील या ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है, ये ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। ठीक है, इसमें सभी ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि और निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, यानी कि जो भी इस पंचायत समिति में, यानी कि 10 गांव हैं, 10 गांव के लोग यहाँ पे शामिल होते हैं इस लेवल पे। और इसका प्रमुख जो है वो होता है सभापति। इसका कार्य क्या है? विकास योजनाएं कौन कौन सी है उनको आगे बढ़ाना, कृषि, पशुपालन और जल प्रबंध की व्यवस्था करना। यही लोग जो है, यहीं से जो है इन पंचायतों को काम बांटा जाता है। और उसके ऊपर होता है जिला स्तर। जिला स्तर पंचायत होती है, जिला परिषद होती है। ठीक है, ये सबसे ऊंचा स्तर होता है ये त्रिस्तरीय व्यवस्था का। इसमें सभी जनपद के पंचायत प्रतिनिधि और जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है इसमें होते हैं। इसका अध्यक्ष जो है जिला पंचायत अध्यक्ष होता है। इसका कार्य क्या है? जिले में विकास योजनाओं की निगरानी रखना। जो इन्होंने कार्य दिया है जिला पंचायतों को, तो वो काम कर रहे हैं कि नहीं, नाले बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, और स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे हैं नहीं है, सब कुछ ये जो है वो जो काम उनको दिया गया है क्या वो काम कर रहे हैं, तो उसी को ये सब ध्यान रखते हैं, उनका सर्वेक्षण करते रहते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? तो आपसे पूछ ले तो आप बता सकते हैं 4 पॉइंटों से कि भैया स्थानीय स्तर पर शासन को सशक्त बनाना भी होता है, ग्रामीण जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना है, लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करना है, विकास कार्यों में पारदर्शिता लाना भी है। प्रदूषण क्या है? इसके प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। तो प्रदूषण आप जानते हैं क्या है? जब मानवीय क्रियाओं के द्वारा, यानी हम मनुष्य जो भी कार्य करते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे पर्यावरण के विभिन्न घटक, जैसे कि वायु, जैसे हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं या कंपनियां चला रहे हैं, तो हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। जल, जो हम पानी यूज कर रहे हैं उसको नदी नालों में बहा रहे हैं, तो उससे जल प्रदूषण हो रहा है। मृदा, जिसमें हम खाद वगैरह, यूरिया वगैरह डाल रहे हैं, तो उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है, जब मानवीय क्रियाओं के द्वारा पर्यावरण के विभिन्न घटक जैसे जल, वायु, मृदा आदि में हानिकारक तत्व मिल जाते हैं, जिससे जीवों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसे ही हम प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण के प्रकार 3-4 तरह के होते हैं। सबसे मेन प्रदूषण है हमारा वायु प्रदूषण। इसके मुख्य कारण आपको पता है अच्छी तरीके से, इसके प्रभाव भी आपको पता है। इसके बाद होता है हमारा जल प्रदूषण। ठीक है, इसके भी मुख्य कारण आपको अभी अभी मैंने बता दिया, प्रभाव क्या होते हैं वो भी आप बोल सकते हो। इसके बाद होता है हमारा मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं और साथ ही साथ इसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसके बाद होता है हमारा एक ध्वनि प्रदूषण। देखते हो आप ट्रैफिक कितना ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ये भी एक प्रदूषण है। इसके मुख्य कारण क्या क्या हैं और प्रभाव क्या क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, प्राकृतिक स्रोत क्या है? नवीनीकृत और अनवीनीकृत स्रोतों के आर्थिक स्वायत्ता हेतु उपयोग लिखिए। तो कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन को केवल टेढ़ा किया गया है। आपको सीधी सीधी बताना है कि नवीनीकृत और अनवीनीकृत जो है वो स्रोत आर्थिक स्वायत्ता के लिए उपयोग कैसे कर सकते हैं। और प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? प्राकृतिक स्रोत वे सभी स्रोत हैं या तत्व हैं या साधन हैं जो प्रकृति हमें बिना शुल्क के,
जो है देती है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन तथा विकास के लिए जो प्रकृति से जो चीज़ें फ्री में यूज़ करता है वो सारी की सारी प्राकृतिक स्रोत हैं, जैसे कि जल, वायु, मृदा, खनिज, वन, पशु, ऊर्जा आदि। ये हम सब जो है ये प्रकृति से फ्री में प्राप्त करते हैं, इसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और प्राकृतिक स्रोतों के प्रकार हम बताएं तो दो प्रकार होते हैं, एक नवीनीकृत स्रोत होता है और दूसरा अनवीनीकृत स्रोत होता है। नवीनीकृत स्रोत वो होते हैं जो पुनः उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा। रोजीना सूरज की हम ऊर्जा यूज करते हैं, लेकिन ऊर्जा खत्म नहीं होती है, दोबारा हमको मिल जाती है। जल ऊर्जा, यानी कि जल हम जितना भी यूज करें हमें जल मिल जाता है। पवन ऊर्जा, हम जितनी सांस लें पवन हमें सांस में मिल जाता है। जैविक ईंधन है, वन है, ये सारी चीजें हैं जो नवीनीकृत हैं। और अनवीनीकृत वो ऊर्जाएं होती हैं जो हमें दोबारा उपलब्ध नहीं होंगी, जैसे कोयला। कोयला का भंडार सीमित है, धीरे धीरे ये खत्म होता जा रहा है। पेट्रोलियम, आप जानते हो पेट्रोल के दाम कितने बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये खत्म होते जा रहे हैं। प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस बोलते हैं, ये भी खत्म होता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं। खनिज पदार्थ जैसे कि लोहा, तांबा, ये भी कम होते हैं तो इनका भी रेट बढ़ता जाता है। समय आते आते और भी रेट बढ़ते हुए दिखाई देंगे आपको। इसके बाद जो है हम बोलेंगे, इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, आर्थिक स्वायत्ता हेतु इसके उपयोग बताइए। तो नवीनीकृत स्रोतों का उपयोग जो हम बता सकते हैं, ऊर्जा उत्पादन के लिए, कृषि विकास के लिए, हरित उद्योग के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए कर सकते हैं। और अनवीनीकृत जो है, इस स्रोतों का उपयोग हम कर सकते हैं औद्योगिक विकास के लिए, विदेशी मुद्रा में आय के लिए और रोजगार सृजन के लिए। तो ये हो गया इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। सहायक सामग्री क्या है? दृश्य दृश्य श्रव्य सामग्री का महत्व लिखिए। तो सहायक सामग्री आप सभी को पता है, हम पिछले कई सारे वीडियोस देख चुके हैं, उनमें हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन यहाँ पे भी कर रहे हैं। वे साधन या उपकरण होते हैं जिनका उपयोग शिक्षक कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी, रुचिकर और समझाने योग्य बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। दृश्य दृश्य और श्रव्य सामग्री का महत्व जो पूछा गया है यहाँ पर, वो हमें बताना है। तो महत्व हम बता सकते हैं भैया, ध्यान आकर्षण करता है, अवधारणाओं की स्पष्टता बताता है, बहु इंद्रिय संलग्नता होती है, स्थायी प्रभाव होता है, रुचि और प्रेरणा मिलती है, समझ का विकास होता है, सामूहिक शिक्षण में सहायक होता है। बहुत बड़े स्तर पर हम शिक्षण दे सकते हैं इसके माध्यम से। इको मार्क क्या है? राष्ट्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय लिखिए। इको मार्क भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक पर्यावरणीय प्रमाणक चिन्ह है। देखो होगा आपने, इको फ्रेंडली हम बोलते हैं, तो वो प्रमाण का एक चिन्ह है जो भारत सरकार ने बिजनेसमैन और लोगों को दिया है, जो उत्पादन करते हैं, उत्पाद बनाते हैं, ये अपने उत्पादों पर लगाते हैं। और इसका मतलब होता है कि ये जो उत्पाद है ये हमारा पर्यावरण के अनुकूल है, यानी कि हमारे पर्यावरण को इससे नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है। यह मार्क उपभोक्ताओं को यह संकेत देता है कि उत्पादन पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित और टिकाऊ है। यह योजना 1991 में पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। डेट याद रखना है। इको मार्क, जिसको इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जैसे साबुन, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक आदि में उपयोग किए जाते हैं। ग्रीन कलर के ये मार्क होते हैं, देखोगे तो आपको मिल जाएगा। राष्ट्रीय संदर्भ में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के उपाय, जो क्वेश्चन में पूछा गया, तो हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय संदर्भ में हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो वनों का संरक्षण कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं, उसके अलावा जल का संरक्षण कर सकते हैं, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा शामिल होती है, बायोगैस वगैरह शामिल होती हैं। मिट्टी एवं खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं, जन जागरूकता कार्यक्रम या अभियान चला सकते हैं, कानूनी उपाय करने की आवश्यकता हो तो वो भी कर सकते हैं। पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखिए। तो पाठ्यक्रम की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, आप कोई भी परिभाषा लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाठ्यक्रम की परिभाषा लिखी है। कुछ जो शिक्षावादी हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार भी जो है यहाँ पे पाठ्यक्रम की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको पढ़ के याद रखना चाहिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण जागरूकता का क्या महत्व है? तो हम जानते हैं पर्यावरण से क्या होती है, कोई भी समस्या है उसकी समझ हमारे को विकसित होती है कि हम उसको कैसे सुलझा सकते हैं, संरक्षण कैसे कर सकते हैं, हम उत्तरदायी नागरिक कैसे बन सकते हैं, इस विकास को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं, जलवायु परिवर्तन से निपट कैसे सकते हैं। ये सारे सारे जो है ये जागरूकता, अगर पर्यावरण की जागरूकता है तो इसके ये महत्व हमको देखने को मिलेंगे। पात्र अभिनय शिक्षण विधि के दो उपयोग लिखिए, यानी कि रोल प्ले जिसको बोलते हैं, उसके भैया क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने में की क्षमता में विकास करता है। हम अगर किसी का रोल प्ले करते हैं तो हमारे अंदर क्या क्या समस्याएं हो सकती है। जैसे आप समझ लीजिए कि आप एक रोल प्ले कीजिए अपने घर में ही, कि आप सपोज करिए कि आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, यानी बाहर आप दुकान संभाल रहे हैं, ऑफिस में तो नहीं जा सकते। जैसे कि आप ऑफिस, अपने कोई आपने दुकान खोल रखी है, उस दुकान पे आप काम करते हैं, और घर पर आपके किचन में कोई काम हो रहा है जो आपकी हाउसवाइफ करती है, तो आप आपस में एक दूसरे का काम चेंज करेंगे।
तो आपको समस्याएं समझने में मदद मिलेगी कि आपका काम कैसा है, उनको पता चलेगा। अगर वो दुकान पे जाके काम को संभालेंगी और आप जो है घर में घर का काम संभालेंगे, तो आपको समस्याओं का समझने में मदद मिलेगी। तो यही रोल प्ले होता है। रोल प्ले मतलब कि एक दूसरे का रोल निभाना। आप पुलिस का रोल निभा के देख सकते हैं, आप शिक्षक का रोल निभा के देख सकते हैं, आप जो है पेरेंट्स का रोल निभा के देख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी रोल निभाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस रोल की भूमिका क्या होती है, उसमें समस्याएं क्या होती है, उसका समाधान क्या क्या हो सकता है। संचार और अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है रोल प्ले से। संयोग और सहानुभूति और समूह कार्य की भावना का विकास होता है रोल प्ले से। और आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का विकास होता है रोल प्ले से। ये सारी चीज़ें जो है हम बता सकते हैं रोल प्ले के माध्यम से। विटामिन के अभाव में क्या समस्या हो सकती है? तो विटामिन के अभाव में जो है क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि ब्लड की क्लोटिंग नहीं होती है, जिससे रक्त स्राव यानी कि खून बहना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, या खून बहता रहता है, घाव जल्दी नहीं भरते हैं। तो हम बोल सकते हैं विटामिन के की वजह से ये परेशानी होती है। ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी मुख्य समस्या क्या है? अत्यधिक रक्तस्राव होगा, आंतरिक रक्तस्राव भी हो सकता है, और घावों को धीरे धीरे भरना, ये इसकी समस्याएं होती है विटामिन के कारण। इसके बाद जो है समय के आधार पर फसलों के प्रकार बताइए। तो समय के आधार पर भारत में तीन प्रकार की फसलें होती हैं। एक होती है आपकी खरीफ की फसल। ठीक है। इसके बुआई का समय जो है वर्षा ऋतु की शुरुआत, जिसको जून जुलाई बोला जाता है, उस समय इस फसलों को बोते हैं। और कटाई जो होती है सितंबर से अक्टूबर के बीच में हो जाती है। उदाहरण के लिए खरीफ की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, कपास, मूंगफली और सोयाबीन जो है खरीफ की फसलों में आती है, जिसको खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इसके बाद जो है रबी की फसल, जिसको रबी क्रॉप्स बोलते हैं। इसको बोने का समय जो है शीत ऋतु की शुरुआत होती है, यानी कि सर्दियों का शुरुआत में बोया जाता है, अक्टूबर और नवंबर के बीच में। काटा जाता है इसको मार्च और अप्रैल के बीच में। इसके उदाहरण ले सकते हैं हम गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि। और तीसरी होती है हमारी जायद की फसल, जिसको जायद क्रॉप्स बोलते हैं। इसको बोने का जो समय है वो रबी और खरीफ के बीच के दरमियान बोया जाता है, यानी कि मार्च से जून के बीच में बोया जाता है, और मई और जून में इसको काट दिया जाता है। ये उदाहरण के लिए तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लौकी, टिंडा, ये सारी चीज़ें इसी समय आपको दिखाई देंगी मार्केट में। अभी आपका समय है, आप जाके देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और कुछ समय बाद में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। इस तरह से अगला क्वेश्चन है आपका, राजमार्ग क्या होता है? तो राजमार्ग वे प्रमुख सड़कें होती हैं जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ती हैं। ये देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती हैं और लंबी दूरी की यातायात व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जो राजमार्ग होते हैं ये केंद्रीय सरकार द्वारा देखरेख की जाती है, जिसको हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, जिसको आप बोर्ड हमेशा जब आप सड़कों पे किसी रोडवेज में, बस में, मोटरसाइकिल से, कार से अपने जाएंगे, तो NHAI का बोर्ड आपको देखने का हमेशा मिलेगा। ये याद रखिएगा, चाहे रेलवे का काम हो रहा हो, मेट्रो का काम हो रहा हो सड़क पे, तो वहाँ पर ये बोर्ड देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है। तो इसके विशेषताएं कुछ हैं, इसके कुछ उदाहरण हैं। जैसे कि उदाहरण आप बता सकते हैं, NH नंबर 44 सबसे लंबा राजमार्ग है, जो श्रीनगर से शुरू होकर के कन्याकुमारी तक जाता है, यानी भारत के ऊपरी हिस्से से शुरू होकर के भारत के निचले हिस्से तक जाता है, एंड तक जाता है। सबसे बड़ा राजमार्ग है। और दूसरा एक NH नंबर 27 है, जो गुजरात से शुरू होता है, यानी गुजरात के पूरा पश्चिम से शुरू होकर के असम में यानी कि पूरब तक जाता है, यानी ये भी एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है। पियाजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं हमने हर पेपर में डिस्कस किया है। पियाजे की मानसिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा है, इस एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। तो पहली अवस्था होती है संवेदी पेशी अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हम इसको पढ़ चुके हैं, मैं केवल यहाँ पे आपको दोबारा से मैंने पढ़ा दिया है, आप पढ़ लेना। दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष का समय होता है इसमें, इसकी विशेषताएं लिख दी हैं मैंने। फिर आता है आपका तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष तक की आयु के लिए होता है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष के ऊपर होती है। इसके बाद जो है बच्चों में पर्यावरण अधिगम की विधियों के नाम लिखिए। कोई भी चार जो है आप पर्यावरण अधिगम करवाना चाहते हैं, तो आप कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे? तो वार्तालाप विधि को हम अपना सकते हैं, प्रदर्शन विधि को अपना सकते हैं, प्रयोगशाला विधि करवा सकते हैं, अवलोकन विधि, क्षेत्र भ्रमण विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियाकलाप विधि, खेल विधि, सह संबंध विधि, प्रोजेक्ट विधि। ये सारे विधियों को ढंग से पढ़ लेना, किसी भी विधि के बारे में आपसे एग्जामिनर अलग से भी पूछ सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय का महत्व लिखिए। तो आप सभी जानते हैं पुस्तकालय का महत्व क्या होता है। पुस्तकालय में आप जाओगे, जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर क्या होता है, ज्ञान का भंडार होता है, पठन संस्कृति का विकास होता है, स्वतंत्र अध्ययन का प्रोत्साहन मिलता है, आप अकेले खूब आराम से पढ़ सकते हो।
अनुसंधान और विश्लेषण कौशल का विकास होता है। जो चाहिए वो उस तरह की बुक आपको मिल जाती है। शांत और अनुकूल अध्ययन वातावरण मिलता है। लाइब्रेरी में आप जानते हो शोर शराबा बिल्कुल अलाउ नहीं होता है। प्रौद्योगिकी और डिजिटल साक्षरता भी विकसित होती है। पर्यावरणीय जागरूकता संवर्धन होता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। पाठ योजना का अर्थ बताइए। तो पाठ योजना एक पूर्व निर्धारित योजना होती है जिसे शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले तैयार करता है। यह एक व्यवस्थित रूपरेखा होती है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि शिक्षण या शिक्षक क्या पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा और साथ ही साथ किन विधियों और सहायक सामग्रियों का उपयोग करेगा और शिक्षण के बाद क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ये सारी चीज़ें निर्धारित कर सकता है पाठ योजना में। पाठ योजना के उद्देश्य कभी कभी पूछा जाता है। आप बता सकते हो कि शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित और प्रभावशाली बनाने का उद्देश्य होता है इसका। समय और सामग्री का उचित प्रयोग करने का जो है इसका मेन उद्देश्य होता है। विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण बनाना इसका उद्देश्य होता है। और शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य होता है। ठीक है। पाठ योजना में जो तत्व शामिल होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पाठ का नाम और विषय होता है। पाठ योजना जो बनाते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हम लेते हैं। पाठ का नाम और विषय है। शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं। पूर्व ज्ञान परीक्षण जो हमने पहले क्या उस पाठ को पढ़ाने से पहले हमारा क्या क्या होता है, हमने क्या क्या सीखा है या क्या क्या सीखना चाहिए, वो चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। शिक्षण विधियाँ कौन सी अपनाएंगे, कौन सी गतिविधियाँ कराएंगे उस पाठ के लिए। प्रश्नोत्तर और मूल्यांकन यानी कौन से प्रश्नों को पूछा जाएगा या समझाया जाएगा, फिर उसका मूल्यांकन और सहायक सामग्री का कौन सा हम प्रयोग करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है उसमें तत्वों को शामिल करते हैं। पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण में पाठ योजना का महत्व कभी कभी आपसे अलग पूछ लेता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो आप बताओगे पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि जिसको ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज बोलते हैं में पाठ योजना विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह छात्रों के उनके आसपास के पर्यावरण के प्रति जागरूक, संवेदनशील और उत्तरदायी बनाती है। एक प्रभावी पाठ योजना निम्नलिखित पहलुओं से सुनिश्चित हो सकती है। एकीकृत शिक्षण होता है। ठीक है। ये पहले बिंदु एकीकृत शिक्षण। ठीक है। जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे ईवीएस में विभिन्न अन्य विषयों जैसे विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भाषा आदि को जोड़ करके समग्र शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस तरह से प्रायोगिक और अनुभवात्मक अधिगम यानी सीखना हम सिखा सकते हैं। स्थानीय संदर्भ में हम में जो है पाठ्य योजना बना सकते हैं। और मूल्यांकन और प्रतिक्रिया कैसी अपनाई जा सकती है, क्या रणनीतियाँ होंगी, ये भी हम उसमें बना सकते हैं। पर्यावरणीय शिक्षा को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की समझ के लिए समग्र क्षेत्र के रूप में स्पष्ट कीजिए। यानी कि पर्यावरण जो शिक्षा देंगे उसमें सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों को शामिल कर लिया जाए और ये समग्र रूप में जो है एक कार्य करे, इसको हमें बताना है। तो पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की समझ के लिए एक समग्र क्षेत्र यानी कि पर्यावरण शिक्षा एक बहुविषयक और समग्र यानी शैक्षिक क्षेत्र है जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के सिद्धांतों और विधियों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य छात्रों को पर्यावरणीय मुद्दों की गहन समझ प्रदान करना और उन्हें इन समस्याओं के समाधान हेतु सक्षम बनाना होता है। विज्ञान की समझ के लिए अब पहले हम विज्ञान की समझ की बात करेंगे, फिर सामाजिक विज्ञान की समझ की बात करेंगे। तो विज्ञान की समझ में पर्यावरणीय शिक्षा की भूमिका क्या होगी। प्राकृतिक प्रक्रियाओं की समझ, जो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं जैसे कि हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान, ये सभी विषयों को जो है हम प्राकृतिक समस्याओं को, प्रक्रियाओं को समझा करके उनको हम मदद कर सकते हैं। प्रायोगिक अधिगम यानी विज्ञान की बात हो रही थी तो प्रयोग की बात होगी। यह छात्रों को प्रयोग और अवलोकनों और क्षेत्रीय अध्ययन के माध्यम से वैज्ञानिक अनुसंधान कौशल विकसित करने में सहायता करती है। समस्या समाधान कौशल, तो पर्यावरणीय शिक्षा छात्रों में विश्लेषणात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान कौशल को विकसित करती है जो विज्ञान की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। तो ये तीन जो है इसमें मेन रहेगी जब हम विज्ञान की समझ में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका की बात करेंगे। अब हम सामाजिक विज्ञान में पर्यावरण शिक्षा की भूमिका की बात करते हैं तो इसमें मानव और पर्यावरण अंतःक्रिया की समझ, ठीक है, फिर नीति निर्माण और सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक और नैतिक मूल्य सामाजिक विज्ञान में ये चरण आ जाएंगे। इसके बाद जो समग्र दृष्टिकोण यानी कि दोनों को, विज्ञान को और सामाजिक विज्ञान को मिला लें तो हम बोलेंगे पर्यावरणीय समस्याएं जटिल और बहुआयामी होती है जिनका समाधान न केवल एक विषय के माध्यम से संभव नहीं है। इसलिए पर्यावरणीय शिक्षा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों के सिद्धांतों को एकीकृत करके छात्रों को एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती है जिससे वे पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। कौशल क्या है। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा छात्रों में कौन कौन से कौशल विकास आवश्यक हैं।
तो हम बोल सकते हैं कौशल का होता है उन क्षमताओं, योग्यताओं और दक्षताओं को कहते हैं जो व्यक्ति को किसी कार्य को प्रभावी, सटीक और दक्षता पूर्व करने में सहायता प्रदान करती है। ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अथवा संज्ञात्मक हो सकती है। पर्यावरणीय शिक्षा द्वारा विकसित किए जाने वाले आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं? तो हम विकसित कर सकते हैं अवलोकन कौशल, विशेषलात्मक विश्लेषणात्मक कौशल, समस्या समाधान कौशल, सहयोग और सहभागिता कौशल, निर्णय लेने की क्षमता का कौशल, रचनात्मक और अवलोकन सोच, नैतिक एवं जिम्मेदार व्यवहार। इसके बाद है किन्हीं दो प्राकृतिक आपदाएं और उनके संरक्षण के उपाय लिखिए। कोई भी भाई प्राकृतिक आपदा आ जाए, अचानक आ जाए, तो आप जो है कौन कौन से उसका संरक्षण कैसे करेंगे? तो मैंने लिया है भूकंप। तो भूकंप आ जाए तो आप जो है इसको संरक्षित कैसे कर सकते हैं? भूकंप रोधी भवन निर्माण करके, ठीक है। भूकंप के समय सुरक्षा नियमों की जानकारी अगर आपके पास है तो भी आप जो है आसानी से बच सकते हैं। तो ये सारे के सारे भूकंप के बारे में बताएं। इसी तरह अगर बाढ़ आ जाए तो बाढ़ के लिए भी हम संरक्षण के क्या क्या उपाय कर सकते हैं, ये मैंने इसमें बता रखा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज से समाज को होने वाले लाभों को समझाइए। भाई आप जानते हो खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो पृथ्वी की परतों में पाए जाते हैं। अगर आप खुद निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, दूसरे का निकाला हुआ लोगे तो उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो खनिज जो है प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और ये जो है खनिजों से समाज को क्या क्या लाभ होता है? तो हम बोलेंगे औद्योगिक विकास में योगदान होता है। खनिजों से क्या है? औद्योगिक विकास बनता है। बॉक्साइट, कोयला, लोहा, तांबा, ये कच्चे माल के रूप में हमें मिलते हैं और फिर बाद में इनको हम जो है अलग अलग रूप देते हैं। ऊर्जा का स्रोत होता है। भाई खनिजों से हमें ऊर्जा मिलती है, जैसे कोयले से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस, सबसे जो है हमें ऊर्जा मिलती है। यानी कि कुछ ना कुछ ऊर्जा इस तरह से मिलती है, जैसे आग जला करके हम खाना बना सकते हैं, आग जला करके ही हम पेट्रोल की गाड़ियाँ चला सकते हैं जो पेट्रोल के अंदर फायरिंग होती है। रोजगार के अवसर भी मिलते हैं। खनिज उत्पादन हम शोधन करते हैं, कारखानों में विभिन्न बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आर्थिक विकास में हमें मदद मिलती है खनिजों से ये सारे चीज़ें जो है समाज को मिलती हैं। गृह निर्माण करते हैं, कृषि में उपयोग करते हैं, उसके अलावा स्वास्थ्य और औषधियों में खनिजों का उपयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें। बच्चों की वैकल्पिक अवधारणा पर वाइगोत्स्की के विचार स्पष्ट कीजिए। तो हम बोल सकते हैं बच्चों की वैकल्पिक अवधारणाओं पर वाइगोत्स्की के प्रमुख विचार क्या क्या थे? तो वो बोलते थे कि सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, ठीक है, इसका जो है उनका अध्ययन करो, ठीक है। पूर्व ज्ञान का महत्व, ठीक है। ZPD उन्होंने दिया था, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटवर्ती विकास क्षेत्र जिसको बोला जाता है। फिर भाषा और संवाद की भूमिका क्या रहती है, और संरचनात्मक हस्तक्षेप। अधिगम के क्षेत्र में आंसू बेल के योगदान का वर्णन कीजिए। तो अधिगम के क्षेत्र में जो है आप आशुबेल के, तो इसमें आप जो है आशुबेल एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अर्थपूर्ण अधिगम यानी मीनिंगफुल लर्निंग के सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उन्होंने यह समझाया कि अधिगम तब अधिक प्रभावी होती है या होता है जब नई जानकारी को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। यानी आपको पहले से थोड़ा सा नॉलेज है और फिर उसमें नई जानकारी डाली जाए तो वो जानकारी और तंदुरुस्त होती है और अच्छी हो जाती है। अधिगम के क्षेत्र में आशुबेल के प्रमुख योगदान क्या है? अर्थपूर्ण अधिगम का सिद्धांत इनका जो है बहुत अच्छा रहा है। पूर्व आयोजक जो है ये मानते हैं कि एडवांस जो है पूर्व आयोजक की संकल्पना देते हैं, एडवांस जो है प्लानिंग होती है। संरचनात्मक अधिगम और टॉप डाउन दृष्टिकोण और साथ ही साथ अधिगम की स्थिति। जैविक पर्यावरण की अवधारणा के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अब इसमें आपको शिक्षक की भूमिका को बताना है। हम इसमें बता सकते हैं जैविक पर्यावरण की अवधारणाओं के विकास में शिक्षक की भूमिका। तो शिक्षक क्या कर सकता है? प्राकृतिक उदाहरणों द्वारा शिक्षण दे सकता है, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन कर सकता है, श्रव्य और दृश्य दृश्य सामग्री का उपयोग कर सकता है, पर्यावरणीय परियोजनाएं बता सकता है, वर्ग चर्चाएं और प्रश्नोत्तर कर सकता है, समस्या समाधान आधारित शिक्षण दे सकता है। बच्चों के लिए कक्षा के बाहर अधिगम योजना एवं गतिविधि संचालन का वर्णन कीजिए। तो हम कक्षा के बाहर जो है बच्चों के लिए क्या अधिगम योजना बना सकते हैं, कौन सी गतिविधियां करा सकते हैं? हम बोलेंगे कक्षा के बाहर अधिगम योजना में उद्देश्य का निर्धारण करेंगे, स्थान का चयन करेंगे, समय सारणी और संसाधन योजना बनाएंगे। गतिविधि संचालन कौन कौन सा कर सकते हैं? मूल्यांकन आधारित गतिविधियां कर सकते हैं, समूह कार्य दे सकते हैं, निर्देशन और सुरक्षा कर सकते हैं, प्रतिक्रिया और विश्लेषण कर सकते हैं। मूल्यांकन की विभिन्न विधियों को लिखिए। तो मूल्यांकन की बहुत सारी विधियां हैं जिनको हम लिख सकते हैं। इसमें मूल्यांकन की मौखिक मूल्यांकन विधि है, लिखित मूल्यांकन विधि है, व्यवहारिक मूल्यांकन विधि है, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन विधि है, अवलोकन विधि है मूल्यांकन की। उसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं
साक्षात्कार विधि है मूल्यांकन की, चेकलिस्ट और स्कोर कार्ड है मूल्यांकन का, प्रश्नावली विधि है मूल्यांकन की। ये सारी विधियां मूल्यांकन की है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया है नक्शा व चित्र में अंतर बताइए। तो हम बता सकते हैं नक्शा जो है एक भौगोलिक क्षेत्र का मापक होता है, और चित्र जो होता है, चित्र किसी वस्तु, प्रक्रिया या विचार की सरलीकृत संरचना या रूपरेखा होती है। ठीक है, इसमें बता सकते हैं जो नक्शा होता है यह वास्तविक स्थानों और सीमाओं को दर्शाता है, जैसे कि देश हो, राज्य हो, नदी है, पर्वत है, उसको दर्शाता है। और चित्र जो है किसी वस्तु या किसी अवधारणा को समझाने के लिए बनाया जाता है, ये मानव शरीर, ठीक है, जल चक्र या पाचन तंत्र का चित्र, या टेबल का चित्र या कुर्सी का चित्र। इसमें जो नक्शा होता है इसमें दिशाएं, पैमाना और प्रतीक चिन्ह होते हैं, और चित्र में जो है ये दिशाएं, पैमाना आवश्यक नहीं होते हैं। उसके अलावा जो नक्शा जो है अधिकतर भूगोल विषय में प्रयोग किया जाता है, और चित्र जो है सभी विषयों में आप प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो विज्ञान हो, गणित हो, पर्यावरण हो, या सामाजिक विज्ञान हो, या फिर और भी हो। नक्शा जो है, नक्शा सामान्यतः जटिल और विस्तृत जानकारी देता है, और चित्र जो है ये चित्र जो है सरल, स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी देता है। पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं वो कौन कौन सी है? तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक है घूर्णन गति और एक परिक्रमण गति। दो ही हमारे है, एक रोटेशनल जो है मूवमेंट है, और एक रिवोल्यूशन मूवमेंट है। तो दो प्रकार की पृथ्वी गतियां करता है। घूर्णन गति जो है वो आपके क्या होती है? यह वह गति है जिसमें पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है, अपनी एक्सिस पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे यानी एक दिन का समय लेती है। इसके कारण दिन और रात होते हैं। घूर्णन की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ होती है। ठीक है, परिणाम क्या होता है? आप बता सकते हैं कि परिणाम जो है समय का अंतर होता है, दिन और रात होते हैं, स्थानीय समय का निर्धारण होता है। और परिक्रमण गति जो होती है वो क्या होती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घ वर्ताकार कक्षा में घूमती है। अब पृथ्वी जो है ये खुद जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसी को परिक्रमा कहते हैं। जैसे हम किसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं या पेड़ के चारों ओर घूमते हैं, वो परिक्रमा। तो पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। यह परिक्रमण पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे यानी कि 1 वर्ष लग जाता है। यह गति सौर वर्ष और ऋतुओं के परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो ऋतु हमारी, जो सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब आते हैं ना, तो ये जो है परिक्रमण गति के वजह से आते हैं। पृथ्वी की धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई रहती है। ठीक है, तो जो किरणें हैं वो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग कोण बनाती हुई दिखाई देती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। परिणाम हम बता सकते हैं कि भाई ऋतुओं का परिवर्तन होता है, दिन रात की अवधि जो है ऊपर नीचे, छोटी रात, बड़ी रात, इस तरह से होती है ना। विभिन्न जलवायु क्षेत्र होते हैं, ये सारे इसी की वजह से होते हैं। तड़ित आघात से होने वाले लाभ एवं हानियां और इसके बचाव आपको बताने हैं। तड़ित आघात क्या होता है? तड़ित आघात आकाशीय बिजली के गिरने की वह घटना होती है जिसमें विद्युत का तीव्र प्रवाह बादलों से धरती की ओर आता है। ठीक है, इससे जो है किसी को भी नुकसान हो सकता है। इसके लाभ क्या है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। हमारे जो धरती है उसके अंदर नाइट्रोजन होना चाहिए, ताकि जो है हमारी जो भी फसलें हैं वो अच्छी तरीके से बढ़ पाएँ। तो ये जो बिजली है ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, वायुमंडलीय संतुलन बनाती है, और जलवायु परिवर्तन का संकेत भी देती है। इसकी हानियाँ बहुत सारी हैं। हानियाँ क्या हैं? मानव की मृत्यु या चोट हो सकती है, पशुधन की हानि हो सकती है, भवनों और उपकरणों को नुकसान हो सकता है, आग लगने की संभावना रहती है। बचाव के उपाय भी हम बता सकते हैं। खुले में ना रहें। ठीक है, हम अगर खुले में नहीं रहेंगे तो बच सकते हैं। बिजली से चलने वाले उपकरणों से दूरी बनाए रखें। गाड़ियों के अंदर रहें। ठीक है, और त्वरित चालक लगवाएं जिसको लाइटनिंग कंट्रोल कहते हैं। और मौसम की जानकारी लें। त्वरित चालक आपने बहुत सारे जगह पे देखी होगी। अगर मैं बोलूँ कि आपने बहुत सारी कंपनियां देखी होंगी, कंपनियों की चिमनियां देखी होंगी जिससे धुएं निकलते हैं। उन चिमनियों के ऊपर आपने देखा होगा एक त्रिशूल जैसा लगा हुआ आता है, कोई एक रॉड देखोगे आप, हमेशा मिलेगी आपको त्रिशूल जैसा। वही त्वरित चालक है जो बिजली गिरती है उसको सीधे के सीधे पृथ्वी में अर्थिंग के द्वारा पहुंचा देता है। तो ये आप सोचते होंगे वो त्रिशूल जो है शिव भगवान के लिए या किसी चीज़ के लिए लगवाया होगा, तो ऐसा नहीं है। वो त्वरित चालक होते हैं, उनको ऐसा ही रूप दिया गया है। वो आप किसी भी रूप में लगा सकते हैं, वो एक रॉड के रूप में भी लगाया जा सकता है। कृषि के लिए अनुकूल और प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। भाई कृषि के लिए अनुकूल और प्रतिकूल यानी अच्छी और बेकार कौन सी परिस्थिति हो सकती है? तो अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? उपयुक्त जलवायु है, उपयुक्त मिट्टी, पर्याप्त जल, धूप और प्रकाश, प्राकृतिक संतुलन, समुचित तापमान और आर्द्रता। इस तरह से कृषि के लिए जो
सही जलवायु सही परिस्थिति नहीं है वो कौन कौन सी? अत्यधिक और अनियमित वर्षा होगी तो कृषि खराब हो जाएगी, सूखा और बाढ़ हो जाए तो कृषि खराब हो जाएगी, मृदा का अपरदन यानी मिट्टी कटाव होगा तो कृषि खराब हो जाएगी, दूषित वातावरण से जो है कृषि खराब हो जाएगी, कीट और रोग लग जाएंगे तो कृषि खराब हो जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग से तो होती ही है। तो इस तरह से ये आपके आप अच्छे और बुरे परिणाम हैं कृषि के ऊपर पर्यावरण के। और भोजन के विभिन्न तत्वों और इनका महत्व लिखिए। तो भोजन में बहुत सारे तत्व होते हैं, हम जिन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ये हमारे वृद्धि और विकास में सहायक होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है जिसका महत्व है, स्रोत है, प्रोटीन है उसका भी महत्व स्रोत, वसा है इसका महत्व स्रोत, विटामिन है उसके महत्व स्रोत, और जो है खनिज लवण है, और जल है आपका। ये सारे के सारे जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर्यावरण संरक्षण क्या है? पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं लिखिए। तो भैया हम पर्यावरण संरक्षण क्या होता है इसकी डेफिनेशन देंगे, उसके बाद में पर्यावरण संरक्षण की क्या समस्याएं हो सकती है वो बताएंगे। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों, जैव विविधता, वनों, जल, वायु, मृदा और समस्त जीव जंतुओं को इस प्रकार संरक्षित करना कि वे नष्ट ना हों और आने वाली पीढ़ियां भी उनका लाभ उठा सकें, ले सकें। अब इसमें संरक्षण में समस्याएं क्या होती है? तो हम बोलेंगे औद्योगिकरण और शहरीकरण जो हो रहा है, जिसकी वजह से हम जो है पेड़ों की अधिक कटाई कर रहे हैं और प्रदूषण फैलता जा रहा है। वनों की कटाई हो रही है, ये एक समस्या है। प्रदूषण हो रहा है, ये समस्या है। जनसंख्या वृद्धि है, ये है। प्लास्टिक और अपशिष्ट का प्रबंध जो है सही नहीं हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब हमें टिप्पणी लिखनी है वर्षा जल संरक्षण और अम्लीय वर्षा के प्रभाव पर। तो वर्षा जल संरक्षण के हम जो है ऊपर टिप्पणी लिख सकते हैं। वर्षा जल संरक्षण का तात्पर्य वर्षा के जल को संग्रहित करने और उसका संचयन करने की प्रक्रिया से है, जिससे कि इस जल का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे कि सिंचाई, घरेलू उपयोग, भूजल पुनर्भरण आदि में किया जा सके। मुख्य उपाय क्या है? हम छत पर गिरने वाले पानी को पाइपलाइन के माध्यम से टंकी में एकत्रित कर सकते हैं। जमीन में सोख्ता गड्ढा बनाकर भूजल स्तर को बढ़ा सकते हैं ना। एक गड्ढा कर देंगे तो उसमें पानी इकट्ठा होगा और धीरे धीरे सूख करके वो सोख करके जमीन के अंदर चला जाएगा। गांव में तालाब व कुंड बना करके वर्षा को संग्रहित किया जा सकता है, ताकि पशुओं को नहलाया जा सके, कपड़े धोए जा सकें, इस तरह से। महत्व तो आप समझ ही गए फिर इससे। इसके बाद जो है अम्लीय वर्षा के प्रभाव पर हमें टिप्पणी लिखनी है। तो अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx जल वाष्प के साथ मिल करके अम्ल बनाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे जल वाष्प जो होता है उनके साथ जो है मिल करके एक अम्ल बना लेते हैं, एसिड बना लेते हैं और वर्षा के रूप में धरती पे गिरते हैं। इससे क्या होता है? हमारी वनस्पति जो है वो खराब हो जाती हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, झड़ने लगती हैं, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, सूख जाती हैं। मिट्टी की गुणवत्ता हमारी खराब हो जाती है, फसलें जो है ढंग से नहीं उग पाती हैं। जल स्रोतों का अम्लीकरण हो जाए, नदियों का, तालाबों का जो pH स्तर है वो बढ़ जाता है। मानव स्वास्थ्य पे भी बुरा असर पड़ता है, दमा और बहुत सारे जो है ये बीमारियां फैल जाती है और इमारतों को नुकसान भी पहुंचता है। देखे होंगे कि अभी एक चर्चा चल रही है कि ताजमहल का रंग जो है धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है, जबकि वो संगमरमर का है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण हो रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का महत्व आप बता सकते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का महत्व क्या है? जीवन जीने के लिए है, खाद्य उत्पादन में सहायता करता है, ऊर्जा का स्रोत है, औद्योगिक विकास में योगदान करता है, आवास और निर्माण में जो है हमें सहयोग करता है, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहयोग करता है। एक अच्छी पाठ योजना की क्या विशेषताएं हैं? तो अच्छी पाठ योजना जो है वो कैसी होनी चाहिए? सुस्पष्ट उद्देश्य वाला होना चाहिए, छात्र के लिए केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित व क्रमबद्ध होना चाहिए, सहायक सामग्री का समावेशन होना चाहिए, इसमें लचीलापन होना चाहिए, सक्रिय शिक्षण विधियां होनी चाहिए, समय प्रबंध होना चाहिए, मूल्यांकन की अवस्था जो है वो अच्छी होनी चाहिए। मूल्यांकन की कोई एक परिभाषा लिखिए। बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो मूल्यांकन के बारे में दी गई है। इन मूल्यांकन की परिभाषाओं को याद रखना, क्योंकि आपसे एग्जामिनर जो है किसी भी परिभाषा के बारे में पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। बाकी इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। इसके बाद जो है यहाँ पे पूछा गया अनुभव द्वारा सीखने से क्या समझते हो? तो अनुभव द्वारा नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, सीधी सी बात है। अनुभव द्वारा सीखने का अर्थ होता है ऐसी सीखने की प्रक्रिया जिसमें छात्र स्वयं अनुभवों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कि खुद करके ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें विद्यार्थी को प्रत्यक्ष गतिविधियों, प्रयोगों, भ्रमण, परियोजनाओं तथा पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है। यह विधि करते हुए सीखना के सिद्धांत पर आधारित होती है। ये जॉन ड्यूवी के सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें जो है रेखा चित्र क्या है ये हम बता सकते हैं। रेखा चित्र यानी कि डायग्राम,
किसी वस्तु, प्रणाली, घटना या विचार को सरल, संक्षिप्त और स्पष्ट रूप में रेखाओं, चिन्हों और आकृतियों द्वारा प्रदर्शित करने की एक कला होती है या विधि होती है। कक्षा परिचर्चा के लिए दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो हम कक्षा में परिचर्चा करना चाहें तो किसका हम उपयोग कर सकते हैं? तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं, समाचार पत्र और पत्रिकाओं का उपयोग कर सकते हैं, अनुभव आधारित घटनाएं बता सकते हैं, ऑडियो विजुअल सामग्री के द्वारा, पर्यावरणीय संरक्षण अध्ययन के द्वारा, अतिथि व्याख्यान व विशेषज्ञ, जो हम बोलते हैं ना कि हमारे जो अ, बाहर से टीचर आए हैं मुख्य विशेष क्लास लेने के लिए, तो इस तरह के, और इंटरनेट और डिजिटल संसाधन। इसके बाद जो है इकाई योजना के संरचना के दो बिंदु लिखिए। तो इकाई योजना का जो संरचना है उसके दो प्रमुख बिंदु है, शिक्षण उद्देश्य, और दूसरा जो प्रमुख बिंदु है शिक्षण विधियां और गतिविधियां, यानी कि हम कौन सी विधियां या गतिविधियां अपनाएंगे। जो इकाई को हम स्पष्ट करना चाहते हैं उसमें कौन कौन से ज्ञान और कौशलों का उपयोग करेंगे, इन सब चीज़ों को इसमें शामिल किया जाता है। उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के कोई तीन प्रकारों के नाम लिखिए। तो हम बोलेंगे उद्देश्य के आधार पर मानचित्र के, भौतिक मानचित्र होता है, राजनीतिक मानचित्र होता है और जलवायु मानचित्र होता है। जो हमारे को कौन सा उद्देश्य चाहिए उस मानचित्र का हम प्रयोग करेंगे। मानचित्र के उपयोग की सावधानियां लिखिए। तो मानचित्र जब हम उपयोग करेंगे तो कौन कौन सी सावधानियां लिखेंगे? मानचित्र का उद्देश्य स्पष्ट होगा कि मानचित्र किस लिए हम उपयोग कर रहे हैं। स्केल का ध्यान रखेंगे, भाई स्केल के बिना जो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं या दूरी नहीं निकाल सकते हैं। दिशाओं को समझे, हमारे को ये याद होना चाहिए कि हमारा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किधर पड़ता है, उसका नॉलेज होनी चाहिए। और प्रतीकों की जानकारी होनी चाहिए कि भाई उसमें रंगों का क्या मतलब है, नीला रंग या ब्लैक रंग या काला रंग क्या दर्शाता है। अप टू डेट मानचित्रों का प्रयोग करेंगे कि नहीं, पुराने किसी मानचित्र को ले लिया और अब वो घर वो या मकान या वो चीज़ वहाँ पर नहीं है, इस तरह से। और स्थान और माप की तुलना ना करें, ठीक है। स्थान और माप जो होता है यानी कि दूरी, क्षेत्रफल जो है उसको आपस में एक दूसरे से हम जो है वो नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है? तो भाई बोध गम्यता के लिए, यानी कि हमारी जो भी जानकारी उसको बढ़ाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की उपयोगिता है। सीखने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए, इंद्रिय आधारित अधिगम के लिए, उसके अलावा जो है भागीदारी और सक्रियता बढ़ाने के लिए, विविध अधिगम शैलियों को समर्थन करने के लिए, यथार्थ अनुभव प्रदान करने के लिए। पर्यावरण शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का महत्व आपको बताना है। तो हम बता सकते हैं पर्यावरण शिक्षण में बहुत सारी जो सहायक शिक्षण सामग्री है वो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें रखती हैं। वो क्या करती हैं? पर्यावरण शिक्षण में सहायक शिक्षण सामग्री का महत्व क्या है? ये जटिल अवधारणाओं को सरल बना करके प्रस्तुत करती हैं, इंद्रिय आधारित अधिगम को बढ़ावा देती हैं, सीखने में रुचि और भागीदारी को बढ़ाती हैं, स्थायी अधिगम होता है जो भी परमानेंट सोल्यूशन बन जाता है, स्मृति में याद रह जाती है, प्राकृतिक पर्यावरण से परिचय हो जाता है, स्थानीय सामग्री का हम उपयोग करते हैं। इस तरह से हम इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन की उत्तम पाठ्य पुस्तक के चयन में आप किन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे? अगर हम पर्यावरण अध्ययन किसी को कराना चाहते हैं तो उसका पाठ्य पुस्तक जो चयन करेंगे हम, उसमें कौन कौन सी बिंदुएं होनी चाहिए? तो पाठ्यक्रम के अनुसार हमारी पुस्तक हो, भाषा उसकी सरल हो, चित्रों और दृश्यों सामग्री का उसमें प्रयोग किया गया हो, स्थानीय परिवेश की जानकारी हो, जहाँ पर हम वो पुस्तक लागू कर रहे हैं वहाँ की जानकारी हो, मूल्य और नैतिकता हो उसमें, ठीक है, और गतिविधि आधारित शिक्षण हो, यानी प्रोजेक्ट और परियोजनाएं कार्य प्रयोग देखने को मिले, समन्वित दृष्टिकोण हो, यानी कि सभी को समझ में आए, आधुनिक संदर्भ और पर्यावरणीय समस्याएं उसमें हो, मूल्यांकन के साधन भी हों उसमें, अभ्यास प्रश्न हों उसमें, इस तरह से। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा लिख करके उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पाठ्य पुस्तक क्या परिभाषा बता सकते हैं? पाठ्य पुस्तक वह पुस्तक होती है जो किसी विषय को पाठ्यक्रम के अनुसार क्रमबद्ध ढंग से समझाने के लिए तैयार की जाती है ताकि विद्यार्थी उसे पढ़कर विषय वस्तु को सरलता से समझ सके। पाठ्य पुस्तक का अर्थ स्पष्टीकरण यहाँ पे बोला गया है कि स्पष्ट कीजिए, उसका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हम पाठ्य पुस्तक एक ऐसी प्रमुख शिक्षण सामग्री है जो विद्यार्थियों को किसी विषय के निर्धारित पाठ्यक्रम को समझने में सहायता प्रदान करती है। इसमें विषय वस्तु को अध्यायों में बांटकर सरल, क्रमबद्ध और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें चार्ट, चित्र, उदाहरण, गतिविधियां, प्रश्न उत्तर दिए जाते हैं जिससे विद्यार्थी समझदारी और आत्मनिर्भरता से अध्ययन कर सकें। यह शिक्षक और छात्र दोनों के लिए शिक्षण अधिगम का आधार होती है। भौतिक पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों के विचार का वर्णन कीजिए। तो हम बोलेंगे भाई उनके सामान्य विचार क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। भौतिक गतिविधि क्या होती है? जैसे भूमि, नदी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, आप जानते हो हमारे जीवन को जो प्रभावित करती हैं वो चीज़ें शामिल होती हैं। विद्यार्थी जो है उसके विद्यार्थियों के सामान्य विचार है कि प्राकृतिक वस्तुएं,
यानी विद्यार्थी भौतिक पर्यावरण के मुख्यतः प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में समझते हैं, जैसे पहाड़, नदियाँ, पेड़, सूरज, चंद्रमा आदि हैं। आसपास का वातावरण हैं, प्रभाव का अनुभव, मानव प्रभाव हैं और संरक्षण की भावना। जैविक पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों के विचारों का वर्णन कीजिए। तो जैविक पर्यावरण के बारे में विद्यार्थियों के विचार क्या हो सकते हैं? जीवित प्राणियों की भूमिका कैसी है, जो प्राणी हैं वो जीवित हैं, उनकी भूमिका कैसी है, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए उनका जो है क्या योगदान है, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है, क्या जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन में भ्रमण के उद्देश्य एवं महत्व को लिखिए। कोई भी 4 लिखने हैं तो हम बता सकते हैं भ्रमण के उद्देश्य क्या हैं? प्रत्यक्ष अनुभव कराना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, अध्ययन को रोचक बनाना, संयोग और सामाजिक कौशल को विकास करना। अब हम बोलें तो इसमें महत्व को लिखिए। तो महत्व हम बता सकते हैं ज्ञान को व्यवहारिक रूप में लागू करना, पर्यावरणीय समस्याओं को समझना, जिज्ञासा एवं खोज की प्रकृति विकसित करना, स्थानीय संसाधनों की जानकारी रखना। इसके अलावा परिचर्चा क्या है? इसकी प्रक्रिया की अवस्थाएं एवं 2 लाभ और 2 सीमाएं बतानी है। परिचर्चा मतलब आपस में जो हम डिस्कशन करते हैं। परिचर्चा एक शिक्षण विधि है जिसमें एक समूह के विद्यार्थी किसी विशेष विषय पर अपने विचार साझा करते हैं, तर्क प्रस्तुत करते हैं तथा एक दूसरे के विचारों को का विश्लेषण करते हैं। यह सहभागिता, आलोचनात्मक सोच और सामाजिक समझ के विकास का सशक्त माध्यम है। परिचर्चा प्रक्रिया की अवस्थाएं हम बता देंगे, अवस्थाएं बतानी है और इसके लाभ और हानियां बतानी है। तो अवस्थाएं क्या है? विषय का चयन हम करते हैं, समूह गठन करते हैं कि भाई कितने समूह होंगे एक टीम में। फिर भूमिका निर्धारण करते हैं, भाई कौन क्या करेगा। उसके बाद में तैयारी का समय निर्धारित करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं, चर्चा का संचालन करते हैं, निष्कर्ष और प्रस्तुति करते हैं। परिचर्चा के लाभ क्या होते हैं? तो इसके लाभ होते हैं विचारों का आदान प्रदान होता है, संचालन कौशल का विकास होता है, सहयोग की भावना बढ़ती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, विश्लेषणात्मक सोच का विकास होता है। और इसकी सीमाएं क्या हैं, यानी कि नुकसान क्या है? समय की अधिक आवश्यकता होती है, ठीक है। प्रभावशाली छात्रों का वर्चस्व होता है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है वही जो है उस टीम में माना जाता है कि हाँ भाई इसकी बात सुनो। विषय से भटकाव, यानी कि विषय विषय अगर आपका सही नहीं है तो उसके चर्चा से भटकाव हो सकती है। सभी छात्रों की रुचि नहीं होती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वर्णन कीजिए। तो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में हम जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख बिंदुओं के द्वारा बता सकते हैं। तो हम बता सकते हैं सतत मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा जो है व्यापक मूल्यांकन, ठीक है। दोनों को हम अलग अलग बता देंगे तो हमारा जो है काम खत्म हो जाएगा। इसके महत्व को बता देंगे तो वो भी काम हमारा खत्म हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन में सी का महत्व है, हम आगे ही पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के लिए आकलन के महत्व का वर्णन कीजिए। अधिगम के लिए आकलन वह प्रक्रिया है जो शिक्षण और अधिगम की गुणवत्ता को सुधारने में सहायता करती है। पर्यावरण अध्ययन में अधिगम के लिए आकलन का महत्व क्या क्या है? तो सीखने की प्रगति को जानना, शिक्षण विधियों में सुधार करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विविध कौशलों का मूल्यांकन करना, व्यक्तिगत मार्गदर्शन करना, रुचि और प्रेरणा बढ़ाना, मूल्यांकन और व्यवहार में सुधार करना। एकीकृत रूप से पर्यावरण अध्ययन के महत्व का वर्णन कीजिए। एकीकृत रूप से, एकीकृत मतलब समग्र रूप से, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या सबको शामिल किया। एकीकृत पर्यावरण अध्ययन का तात्पर्य है जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि विषयों की जानकारी को समेकित यानी इंटीग्रेट यानी सम्मिलित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में संपूर्ण और व्यवहारिक समझ विकसित करना होता है। एकीकृत रूप से पर्यावरण अध्ययन का महत्व आपको बताना था। तो महत्व क्या है? इसमें समग्र दृष्टिकोण का विकास होता है, विषयों के बीच संबंध की समझ होती है, समस्या समाधान क्षमता का विकास होता है, जीवन से जोड़ने वाली शिक्षा प्राप्त होती है, सीखने की रुचि प्रक्रिया बढ़ती है, मूल्य और दृष्टिकोण का विकास होता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का वर्णन कीजिए। पर्यावरण अध्ययन जो करते हैं इसके कौन कौन से क्षेत्र है उसका वर्णन करना है। तो एक है प्राकृतिक पर्यावरण, इसके हम 2 बिंदु लिख देंगे, भौतिक पर्यावरण इसके बिंदु लिख देंगे, पर्यावरण जैविक पर्यावरण इसके बिंदु लिख देंगे, सामाजिक पर्यावरण, आर्थिक और सांस्कृतिक पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर्यावरण, इनकी हम जो है कुछ एक एक 2 बिंदु लिख देंगे, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन में संसाधन के रूप में समाचार पत्र के उपयोग का वर्णन कीजिए कि अगर हम पर्यावरण अध्ययन में संसाधन के रूप में समाचार पत्र का क्या योगदान है, क्या उपयोग है।
तो हम बताएंगे समाचार पत्र के उपयोग के प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। वर्तमान पर्यावरणीय घटनाओं की जानकारी जो है समाचार पत्र से मिल जाएगी। सरकारी योजनाओं एवं अभियानों की जानकारी मिल जाएगी समाचार पत्र से। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी मिल जाएगी समाचार पत्र से। चित्र और चार्ट के रूप में उपयोग कर सकते हैं हम इसे, और प्रोजेक्ट कार्य और गतिविधियों में इसका उपयोग किया जा सकता है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए जिसको बोला गया है देशांतर और समय, ग्रीनविच मीन टाइम। तो सबसे पहले हम देशांतर और समय की बात करते हैं। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। पृथ्वी पर समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं के आधार पर ही होता है। पृथ्वी 360 डिग्री देशांतरों में विभाजित है और यह 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है। अतः हर 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर एक घंटा का समय बदलता है। यानी कि 15 डिग्री पर एक घंटे का समय बदलेगा। तो 15 के हिसाब से आप 15 गुणा में आप जो है 24 कर लेंगे, तो आपके कितने घंटे हो जाएंगे। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 15 से अगर आप 360 को डिवाइड करते हैं तो 24 घंटे आते हैं। तो इसका मतलब है कि आपका 15 देशांतर के अंतराल पर एक घंटा होता है। मतलब हर 15 घंटे में एक घंटे का समय बदलता रहता है। हर 15 डिग्री पर एक घंटे का समय बदलता रहता है। जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं, जब हम पूरब की तरफ जाएंगे तो समय प्रति एक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ता है। यानी एक डिग्री समय समय जो है एक डिग्री पर 4 मिनट बढ़ जाएगा। यानी कि 15 डिग्री देशांतर के अंतराल पर जो एक घंटा होता है यानी कि 60 मिनट होता है, तो वहाँ पे 4 मिनट बढ़ के 64 मिनट हो जाएगा 15 डिग्री पे। एक डिग्री पे सॉरी, एक डिग्री पे चार चार होता है तो 15 चार चौको 60, तो 15 चौको 60, यानी एक घंटा समय बदल जाएगा, बढ़ जाएगा। और पश्चिम की ओर जाने पर 4 मिनट घट जाएगा। उदाहरण, भारत का मानक देशांतर जो है अभी हमने बात किया था 82.5 डिग्री पूर्व है। अतः ग्रीनविच जो है 0 डिग्री से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। आपको थोड़ा सा इसी तरह से याद करना है क्योंकि इसमें आपको समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, जो समझने वाली कुछ नहीं है, कि आपको याद रखना है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है उसकी बात करें, ग्रीनविच मीन टाइम वह मानक समय है जो 0 डिग्री देशांतर यानी कि ग्रीनविच लंदन पर आधारित होता है। इसे समय की गणना का मूल आधार माना जाता है। सभी देश अपने स्थानीय समय की गणना जीएमटी के सापेक्ष ही करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। देखे होगा आपने, आपके मोबाइल वोबाइल में जो टाइम आएगा तो जीएमटी के नाम से आता है। जैसे भारत जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, तो भारत का समय जीएमटी प्लस 5.5 घंटे है। जो भी जीएमटी में टाइम होगा उसमें 5.5 घंटे जोड़ दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका रियल टाइम निकल जाएगा। जीएमटी का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय समय निर्धारण, हवाई उड़ानों, समुद्री नेविगेशन आदि में किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे देशांतर रेखाओं के हिसाब से चलता है। तो इसलिए हमें जो है इस जीएमटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री क्या है, इनके वर्गीकरण विस्तार पूर्वक लिखिए। वर्गीकरण को विस्तार पूर्वक लिखना है। तो दृश्य श्रव्य सामग्री हम जानते हैं, ये ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जो शैक्षणिक संसाधन होते हैं जिन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और ये जो है शिक्षा को प्रभावशाली, रोचक और स्थायी बनाते हैं। ठीक है। इसका महत्व क्या है, तो हम महत्व बता सकते हैं कि भाई ये जटिल अवधारणाओं को सरल बनाते हैं, बच्चों की रुचि और ध्यान केंद्रित करते हैं, वास्तविक अनुभव प्रदान करते हैं, दीर्घकालिक स्मृति में सहायता करते हैं, बहुइंद्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री का वर्गीकरण यानी कितने प्रकार के अलग अलग होते हैं, तो हम बोलेंगे दृश्य सामग्री में जो है चार्ट है, मॉडल है, चित्र है, फ्लैश है, मैप्स, ग्लोब है, पोस्टर है, पैम्पलेट्स है, ये सारे आते हैं। श्रव्य सामग्री में हम बता सकते हैं रेडियो कार्यक्रम है, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, पोइट्री और कहानी कथन है, संगीत और ध्वनि प्रभाव जो है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और दृश्य और श्रव्य सामग्री में टेलीविज़न है, वीडियो फिल्म्स हैं, स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर्स हैं, कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया प्रस्तुति, एनिमेशन एवं शैक्षिक ऐप्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसके बाद है उत्तम अधिगम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तम अधिगम शिक्षण सामग्री की विशेषताएं क्या बोल सकते हैं कि भैया आयु व स्तर उपयुक्त होती है। तब आयु और स्तर के उपयुक्त होती है, जो उत्तम होगी वो आयु और स्तर, हमारा स्तर लेवल कैसा है उसके स्तर अनुरूप होगी। आकर्षक और रोचक होगी, सरल और स्पष्ट होगी, संबंधित विषय से मेल खाती होगी, जो हम विषय पढ़ रहे हैं उसी से मेल खाएगी, सुलभ एवं कम लागत वाली होगी, स्थायित्व और टिकाऊपन होगा उसके अंदर, सृजनात्मकता को प्रोत्साहन करने वाली होगी, स्थानीय संसाधनों पर आधारित होगी, संचालित करने में आसान होगी और बहु इंद्रिय अनुभव देने वाली होगी। तो इस तरह से आपने देखा पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण का वन शॉट वीडियो। इससे पहले हमने आपको सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं, तो आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। जिन प्रश्नों के उत्तर आप चाहते होंगे वो मिल चुके होंगे।
यहाँ पर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसमें सारे के सारे विषय हैं जिनको आप देखना चाहते हैं, जो छूट चुके हैं, और बाकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय के साथ में।